बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर। FM 98 दोस्ती चैनल से ये प्रोग्राम बराह रास्त आप सुन रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, इनकी आपसी दोस्ती और ताउन के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं और ये दहाइयों पर मबनी एक सफ़र है, एक दास्तान है और जो जारी है। गुज़श्ता रोज़ एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया और मुल्क दुश्मन अनासिर ने एक नापाक जसारत की है। इस दोस्ती को दरहकीकत निशाना बनाया है। ये इस दोस्ती के समरात दोनों ममालिक के अवाम तक न पहुंचने पाए। आप जानते हैं कि इन दोनों ममालिक को आयरन ब्रदर्स कहा जाता है। ये चीनी अवाम उन दोस्तों की जानिब से पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार है। आनी भाई गर्दाने जाते हैं। दुनिया में हमारी दोस्ती लाजवाल है और 4 मौसमों की ये दोस्ती है। ये अवाम की दोस्ती है, फिर हुकूमतें तब्दील होती रहें। हर तरह से हम देखते हैं कि हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का आपसी जो रब्त है वो दीदनी है, वो बेमिसाल है। आज के प्रोग्राम में हम जहां हम माशी इक़्तिसादी ताउन की बात करते हैं, वहां पे अब हम तज़वीराती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की बात करेंगे। जो स्ट्रैटेजिक हमारे आपस के ताल्लुकात हैं, क्योंकि इन दहशत गर्दों से अब मिल के निपटना होगा। पाकिस्तान पिछली 2 या 3 दहाइयों से दहशत गर्दी का सामना कर रहा है। बड़े पैमाने पर कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है, माली और जानी। लेकिन अब पाकिस्तान के दोस्त भी या दोस्त ममालिक इससे मुतासिर हो रहे हैं और ये यकीनन हमें गवारा नहीं है। हम यकीनन अपनी उन कुर्बानियों को भी याद रखते हुए दहशत गर्दी का करा कमा कर रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं कि जो ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अवामिल इसमें कार फरमा है, उनकी निशानदही करनी है और फिर मुल्क मिल के उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा। बहुत ही काबिल कदर शख्सियात को आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किया है, जो दिफाई एतबार से एक गहरी नज़र रखते हैं, आलमी उमूर के हवाले से खासा जानते हैं, माशी मामलात पे उनकी बड़ी ग्रिप है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब खालिद तैमूर अकरम साहब। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हम कदम में। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। हम यकीनन, क्योंकि अक्सर अच्छी खबरों से मुताल्लिक आपसे बात होती है, फिर चीन और पाकिस्तान के ताउन को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये गुज़श्ता रोज का जो वाक़या है यकीनन बड़ा दिल खराश वाक़या है और इसमें हर शख्स मुस्तरिब है, दुखी है, चाहे वो पाकिस्तान में बसता है या चीन में। पहले तो मैं इस वाक़े के हवाले से आपके जो ख्यालात है वो जानना चाहूँगा। ये वाक़या यकीनन को पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के कुछ वाक़यात माजी में भी पेश आए हैं। क्या समझते हैं बुनियादी तौर पर, क्या हदफ क्या है दुश्मनाने दी और पाकिस्तान खास तौर पे क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं FM 98 दोस्ती चैनल के तवस्सुत से चीन के हमारे जो भी भाई बहन हैं पाकिस्तान के अंदर और चीन के अंदर, उनसे अफसोस करना चाहूँगा इस वाक़े के हवाले से। यकीनन जो हमारे 5 चीनी भाई और एक पाकिस्तानी हमारा भाई जो कि इस वाक़े के अंदर जिनकी जानें गई हैं, ये बहुत बड़ा एक नुकसान है और ये मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस मौके पे अपने चीनी भाइयों के साथ अफसोस करती है और साथ ही उनके शाना बशाना उन फैमिलीज के साथ हम खड़े हैं जिनका ये बड़ा नुकसान हुआ है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि CPEC को और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। चंद दिन पहले हमने गवादर में देखा कि दहशत गर्दों ने घुसने की कोशिश की। वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उन दहशत गर्दों को ना सिर्फ पीछे की तरफ धकेला बल्कि उनको उधर ही मार दिया गया। लेकिन कल का जो वाक़या है ये बहुत ही पाकिस्तानी कौम सारी इस पे अफसुर्दा है और आपने कल देखा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब उसी वक्त चीनी सिफारत खाने तशरीफ़ लेके गए और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से उन्होंने अपने सेंटिमेंट्स का इजहार किया और अफसोस किया। आज सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब गए थे चीनी सिफारत खाने और उन्होंने भी जाके अफसोस किया। तो सबसे पहले तो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से चीनी अवाम को इसका बहुत ज़्यादा मैं ये बात कहना चाहूँगा पाकिस्तानी अवाम की तरफ से और अपनी तरफ से कि हम सबको इस वाक़े का बड़ा अफसोस है और हमारी दुआएं जो हैं वो उनके ख़ानदान वालों के साथ और उन लोगों के साथ हैं जिनकी जानें गई। इसमें एक हमारा पाकिस्तानी ड्राइवर भी शहीद हुआ है
इस वाक़े के अंदर, और जी। हमें इस मौके पे उसकी फैमिली को और उसको भी नहीं भूलना चाहिए। जी। ये जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, ये तो बात बड़ा क्लियर है कि ये पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका दुश्मन हैं, जो कभी टीटीपी की सूरत में तो कभी बीएलए की सूरत में सामने आ रहे हैं। पीछे से इन सब की कड़ियां जो हैं वो अफगानिस्तान में जाके मिलती हैं और भारत में जाके मिलती हैं, और पाकिस्तान कई मौकों पे यूनाइटेड नेशन में और बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ये कह चुका हुआ है और बार बार सबूत दुनिया को दे चुका हुआ है कि इस किस्म से के वाकयात से तभी बचा जा सकता है कि जब सारी दुनिया और ख़ास तौर पे जो इस रीजन के ममालिक हैं वो एक इज्तिमाई तौर पे टेररिज्म को कंडेम करें और टेररिज्म के खिलाफ इकट्ठे खड़े हों। पाकिस्तान एक दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसने अभी तक 80,000 से ज्यादा जानें दी हैं, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने टेररिज्म पे काबू अपने जोर बाजू पे पाया है, और उस पे हमें अपनी अफवाज पे, अपनी आवाम पे बड़ा फख्र है। लेकिन साथ साथ हमने ये देखा है कि हमारे चंद हमसाया ममालिक जो हैं वो इसमें मकामी सतह पे और रीजनल सतह के ऊपर वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिसमें भारत और अफगानिस्तान दोनों शामिल हैं। अगर हम देखें, हमारी एक सरहद, बड़ी लंबी चौड़ी सरहद हमारी भारत के साथ है और इतनी लंबी सरहद हमारी अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है या पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि सी पैक के हवाले से न सिर्फ चीन के लिए अहम है बल्कि जितने भी लैंड लॉक कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के, उनके लिए भी बहुत अहम है। और ये जो राहदारी बनी है सी पैक के नाम से, ये बेसिकली न सिर्फ पाकिस्तान के लिए है बल्कि चीन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज और बाकी दीगर ममालिक के लिए भी है। तो इसको फेल करने के लिए बहुत सारे हमारे दुश्मन ममालिक लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं सामीन को एक बात जरूरी बताना ये चाहूँगा कि चीन के जो बेल्ट एंड रोड के मंसूबे में इस वक्त दुनिया के 155 मुल्क हैं, और अगर इस खत्ते का एक मुल्क जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम और सी पैक को ऑफिशियली कबूल नहीं करता, वो भारत है, इंडिया। तो और इंडिया जो है वो सी पैक के मुकाबले में एक स्पाइस रूट भी बनाने की कोशिशें कर रहा है, और जो इंडियन मदाखलत है बलूचिस्तान के अंदर या टीटीपी की सूरत में या बीएलए की सूरत में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पिछले एक हफ्ते के पाकिस्तान के अंदर अगर आप वाकयात देखें, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पहले गवादर पे हमला करने की कोशिश की गई, फिर एक पाकिस्तान नेवी की बेस के ऊपर बलूचिस्तान में अटैक करने की कोशिश की गई, और उसके बाद फिर ये चीनी काफले के ऊपर हमला किया गया। ये जो दासू है इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 4,200 मेगावाट का जो पावर प्लांट लग रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, वो हमारे दुश्मनों को एक आंख नहीं बा रहा। और ये पिछले चंद सालों में दूसरी दफा हुआ है कि दासू के इलाके में हमारे चीनी भाइयों के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट अगर लग जाता है तो, और लग जाएगा इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की ना सिर्फ सारी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाएंगी बल्कि हमारी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री जो आजकल बिजली की शॉर्टेज का शिकार है, वो सारी शॉर्टेज भी दूर हो जाएगी। तो जाहिर है जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट भी बने, और वो नहीं चाहते कि चीन के साथ हमारी राहदारी कंप्लीट हो। इस सब के पीछे मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसको यूनाइटेड नेशन को और जो हमारे रीजनल इदारे हैं उनको इसके ऊपर बैठना चाहिए और गौर खौस करना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, आपने खासतौर पे सी पैक की और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की है। अब पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट का मोहताज नहीं है, हम दीगर हवालों से भी तिजारती इक़्तिसादी ताउन जारी रखे हुए हैं। आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पर
चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को कमजोर करने की ये कोशिश है और सही है? जी, मैं ये बात बताता चलूं कि आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेल्ट एंड रोड की या सी पैक के मोहताज नहीं हैं, और इस किस्म के वाकयात से चीन के साथ जो हमारी दोस्ती, हमारे भाईचारे पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन साथ साथ मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस वक्त बेल्ट एंड रोड का जो प्रोग्राम है चाइना का, वो 155 मुल्कों में चल रहा है, जिसमें चीन उन 155 मुल्कों में पाकिस्तान को बड़ी अहमियत दे रहा है और सी पैक के मंसूबे पे वो बड़ी तेजी से काम हो रहा है। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि चीन हमारा दोस्त है या हमारी और चीन की दोस्ती को इस किस्म का वाकयात कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चीन हमारा वो आयरन ब्रदर है और हमारा भाई है। जिस तरह दो भाइयों के दरमियान कोई बाहर का बंदा जो है वो दो भाइयों के भाईचारे पे असर अंदाज नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इस किस्म के वाकयात, इस किस्म के बुज़दिलाना किस्म के जो वाकयात हैं उससे अफेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस किस्म के वाकयात से एक पाकिस्तान के बारे में मनफी असर बाहर जाता है, क्योंकि सी पैक के हवाले से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में आना है, जो बाकी लोगों ने पाकिस्तान में आना है, वो एक मनफी असर जाता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये वाकयात में पाकिस्तान ने पिछले दिनों बहुत सारे सबूत अफगानिस्तान को दिए हैं कि इसमें बहुत सारे वाकयात के अंदर अफगानीज इन्वॉल्व हैं, और जो वहां से इधर आए हैं टीटीपी की जो बेसिस हैं वो अफगानिस्तान के अंदर हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक सतह पे, इंटेलिजेंस की सतह पे, मिलिट्री की सतह पे, पॉलिटिकल सतह पे, हर सतह पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के अंदर इंडियन स्पॉन्सर्ड बेसिस मौजूद हैं जहां पे लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी खबर आपकी नजर से गुजरी होगी कि कुछ हिंदुस्तानी पकड़े गए अफगानिस्तान के अंदर, जो कि अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने पकड़े, और उसके बारे में उन्होंने बाकायदा उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे दी, जो कि हिंदुस्तान से रिक्रूट होके टीटीपी में आए थे और टीटीपी का हिस्सा थे। सो टीटीपी की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इनका कोई नजरिया नहीं है, इनका नजरिया सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है। और हमने ये देखा है कि पिछले चंद महीनों में ये जो बाकी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर, जिस तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बाकी दीगर सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान के अंदर, उनके साथ मिलकर इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं। हमारी फोर्सेस जो हैं वो बड़ी विजिलेंट हैं और इनके खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद पे बेतहाशा दहशतगर्द मारे भी जा रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन जब तक इनका जो बेस कैंप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर वो नहीं खत्म होंगे और अफगान गवर्नमेंट इसमें थोड़ी सीरियस नहीं होगी, तब तक इस किस्म के वाकयात को रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपको लगता है कि अफगान हुकूमत की रेट का मसला है, यानी उनकी इस्तेदाद कम है, या फिर वहाँ आपको इस हवाले से कुछ संजीदा कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देती? जी, अफगानिस्तान के अंदर असल में मसला ये है कि 2021 अगस्त में जिस टाइम पे तालिबान की हुकूमत आई, तो वो ये बड़ी उनकी वहाँ पे जिस तरह कहते हैं एक लूज हुकूमत है। मैं इसको वीक नहीं कहूँगा, वीक हुकूमत तो वो होती है जो एक डिफरेंट होती है। एक लूज हुकूमत ये होती है कि कई जगह पे अफगानिस्तान के अंदर अभी भी वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। ऑल्दो काबुल के ऊपर और बड़े शहरों के ऊपर अफगान तालिबान की हुकूमत है, लेकिन कई छोटी जगहें और ख़ास तौर पे जो बॉर्डर एरियाज हैं पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे अभी भी वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो फौज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी, या जो पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बड़ी लूज फॉर्म में है, जिसकी वजह से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ वो कोई एक मुनज़्ज़म कार्रवाई नहीं कर सक रहे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की है कि
اور پاکستانی ہماری خفیہ اداروں نے ان کو ایون پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ کہاں کہاں پہ وہاں پہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی بیسز ہیں اور ان کو بند کرنے کا ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یا تو افغان گورنمنٹ کو ریٹ کا مسئلہ ہے یا ان کا, میں نے آپ کو کہا کہ لوز گورنمنٹ سٹرکچر ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے ان ساری ریکویسٹ کے اوپر جس مرضی سطح پہ جو کی گئی ہیں, ابھی تک ہمیں افغان گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا رد عمل سامنے دیکھنے کو نہیں ملا. اچھا خالد صاحب, اب کیونکہ یہ سنگین چیلنج ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے, تو پاکستان اور چین کو سیکورٹی تعاون کو مزید مضبوط کرنا ہوگا, کیونکہ ہم نے اس دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنا ہے مل کے, کیونکہ اب اس کا شکار ہمارا یہ دوست ملک بھی ہو رہا ہے. تو کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جی, پاکستان اور چین کا اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, پیپل ٹو پیپل, ڈپلومیٹیکلی فوج کے تعلقات آپس میں ہمارے بہت مضبوط ہیں. کوئی ایک واقعے سے نہ یہ زیادہ مضبوط ہوں گے نہ کم ہوں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ جو ریجنل پلیٹ فارمز ہیں, جس طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, ایسے پلیٹ فارمز میں پاکستان اس مسئلے کو لے کے جائے اور چین اس مسئلے کو لے کے جائے, اور جہاں پہ اس مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر پلیٹ فارم ریجنل ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے اس طرح ہے کہ اس کے اندر افغانستان بھی ہے, اس کے اندر کیونکہ افغانستان ایک آبزرور پارٹنر ہے اس کا, پھر اس کے اندر تاجکستان, ازبکستان, ایون اب تو ایران بھی اس کے میں شامل ہو چکا ہوا ہے. تو یہ جتنے ممالک جو کہ افغانستان کے ارد گرد ہیں, یہ سارے ممالک اس کے اندر شامل ہیں. میں بھی اگر افغان حکومت ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے تو شاید وہ ہمارے ازبک بھائیوں کی بات سن لے, ہمارے تاجک بھائیوں کی بات سن لے, یا ہمارے چینی بھائیوں کی بات سن لے. لیکن اب کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں پانی سر سے گزرنے والی بات ہے, پاکستان کے اندر ہر روز ہم جانیں دے رہے ہیں, ہر روز ہماری سیکیورٹی فورسز والے جو ہیں وہ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک کرنل صاحب اور ایک کیپٹن صاحب کی شہادت ہم نے دیکھی, اور اس طرح کے ہم ہر روز اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں. تو میرا خیال میں اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ ریجنل ایشو بن گیا ہوا ہے, یہ پاکستان کا لوکل ایشو نہیں ہے, اور افغانستان گورنمنٹ کو ہمیں پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ہندوستان کا جو دوغلا رول ہے اس کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا. وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جیسے جیسے الیکشنز نزدیک آتے جا رہے ہیں, ویسے ویسے جو مودی گورنمنٹ ہے وہ عجیب عجیب قسم کے لاز لے کے آ رہی ہے. ہندوستان جو ہے وہ ٹیررزم کو اور ٹی ٹی پی کو کنڈیم نہیں کر رہا کھل کے. ہندوستانی جو ہیں وہ ٹی ٹی پی والوں کی ٹریننگ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں, وہ پاکستان کے اندر بلوچستان سیپریٹسٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں, اور ہندوستان کی یہ جو کاروائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہندوستان والوں نے ہندوستان گورنمنٹ نے ایک لا نکالا ہے کہ جس میں انہوں نے پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان کے اندر جو نان مسلمز رہ رہے ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ بھارت آ جائیں اور ان کو بھارت کی نیشنلٹی دی جائے گی. یہ تو ایک اتنی سیریس بات ہے جس پہ ایون یونائٹڈ نیشن نے بھی پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ہندوستان دنیا کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش, پاکستان اور افغانستان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں یا جو ادر ریلیجن کے لوگ ہیں وہ سیف نہیں ہیں. ویئرز ایسی بات نہیں ہے, پاکستان کے اندر ساری قومیں, پاکستان کے اندر سارے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں اور سارے سیف ہیں. حالانکہ خالد صاحب جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. بھارت میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا وہاں کی حکومت نے. جی, بھارت کے اندر تو مسلمانوں کا جینا دو بھر کا اب اس سے زیادہ کیا مثال ہو سکتی ہے کہ 2019 سے لے کے تو ابھی تک کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا, وہاں پہ جس طرح آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا گیا, جس طرح مسلمانوں کو وہاں پہ ایک شودر کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ جو ہندوؤں کے اندر جو نچلی ذات کے ان کے لوگ ہیں ان کو
बड़ी बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को बड़ी बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं कि दुनिया तो सिर्फ ये देख रही है कि भारत ने आईटी में क्या किया या भारत में किसकी शादी हुई और किसकी शादी नहीं हुई, बस इसी चीज के ऊपर जोर है। और वहां पे जो एक्चुअल सूरत हाल है, जो एक्चुअल चीजें हैं वो नहीं दिखाई जा रही। बस भारत दुनिया के आगे जो एक बॉलीवुड का भारत है वो दुनिया के आगे पेश किया जा रहा है। अभी एक 100-200 करोड़ की वहां पे एक शादी हुई जिसको दिखाया गया, लेकिन उसके पीछे जो लोग रह रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं वो नहीं दिखाया गया। जी खालिद साहब, थोड़ा सा हम ये बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि इसको कुछ बेहतर करना होगा, क्योंकि बॉर्डर्स पे गो के बाड़ लगाने और बहुत बेहतर सूरत हाल के बावजूद भी हम देखते हैं कि दरअंदाजी होती रहती है। तो क्या इस हवाले से आप समझते हैं कि मजीद क्या ऐसे इकदाम किए जाएं? जी, पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि अफगान बॉर्डर के साथ साथ जो बाड़ लगाने का काम है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने खर्चे के ऊपर किया और 3-4 साल लगा के बाढ़ लगाई। और हमने ये देखा कि जब तालिबान गवर्नमेंट पावर में आई 15 अगस्त 2021 में, तो उसके बाद बहुत जगह से बाढ़ को तोड़ दिया गया। अफगान साइड की तरफ से लोग आए और बाढ़ को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, वो जो फेंस लगी हुई थी उसको नुकसान पहुंचाया। और जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनसे प्रोटेस्ट किया तो उस पे हमारे अफगान भाइयों ने कहा कि जी क्योंकि बॉर्डर एरियाज में वॉरलॉर्ड्स बैठे हुए हैं तो हमारा उन पे कंट्रोल नहीं है। हमने उनकी ये बात भी मान ली और हमने उस बाढ़ को अपने खर्चे पे हमने दोबारा से ठीक किया। लेकिन ये चीज हमने देखा कि ये चीज बार बार हो रही है, ये चीज बार बार हो रही है। और अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो बिल्कुल किसी किस्म का ना टीटीपी के ऊपर कोई प्रेशर डाला गया, ना ISIS के ऊपर कोई प्रेशर डाला गया, ना ही उनके लोगों को पकड़ा गया, बल्कि वो बड़ा फ्रीली मूव करते रहे। पाकिस्तान के अंदर अगर पिछले 2 साल के अंदर जितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसमें जो पुलिस ने और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जब उन टेररिस्ट से जो असला पकड़ा है वो सारा बड़ा लेटेस्ट असला है। वो नाइट विजन गॉगल्स और वो वेपन्स जो अमेरिकन सोल्जर्स इस्तेमाल करते थे या वो जो छोड़ के गए, वो सारा का सारा जो है मैं समझता हूँ कि आधे से ज्यादा तो दहशतगर्दों के हवाले हो गया। और अगर वो दहशतगर्दों के हवाले हुआ है तो इसमें किसका कसूर है? इसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कसूर नहीं है, इसमें तो अफगान गवर्नमेंट और उनकी जो एक वीक रिट है उसका असर है। तो पिछले 2 साल में जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, अगर आप उसके स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी वारदातों के अंदर अफगान इन्वॉल्व थे। बहुत सारी वारदातों के अंदर जो असला इस्तेमाल हुआ वो सारा का सारा असला जो था वो असला था जो नेटो अफवाज अफगानिस्तान में छोड़ के गई थी। क्या नेटो अफवाज जो असला छोड़ के गई उन्होंने हमें बताया, उन्होंने किसी को बताया? तो वो सारा असला इस्तेमाल हुआ। तो अब मैं ये समझता हूँ कि रीजनल कंट्रीज को बशमूल चाइना, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, जिन मुल्कों की सरहदें अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, उनको एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और अफगान जो हमारे भाई हैं उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। मैं यहाँ पे मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुतालिक आपको ये बताता चलूं, अफगानिस्तान कोई हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने जब सोवियत यूनियन ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर 1979 ने, तो हमने तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा अफगान भाइयों को अपने मुल्क में रखा। और ये नहीं कि हमने कोई एहसान नहीं किया था उन पे, वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं और हमने उनके साथ 4 दहाइयों को उनको अपने मुल्क में रखा और जिस तरह कहते हैं कि अपना सब कुछ उन लोगों के आगे अपने पेश कर दिया और उनको हमने अपने मुल्क में इस तरह रखा कि जिस तरह कोई अपने किसी सगे भाई या सगी बहन को रखता है। तो अफगानिस्तान वाले जो हैं वो हमारे बिल्कुल दुश्मन नहीं है, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको ये बात समझने की जरूरत है और अगर उनको पीछे से इंडिया या कोई और मुल्क इस तरह का मिसगाइड कर रहा है तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि उनके साथ पहले भी खड़ा था और अगर खुदा न खास्ता
कोई आने वाले टाइम पे कोई मजबूरी या कोई ऐसा वक्त आता है अफगानिस्तान पे, तो हम फिर भी उनके साथ खड़े होंगे। तो ये उनके समझने की, जो हुकूमती उनके ईवानों में लोग बैठे हुए हैं, उनको समझने की जरूरत है। खालिद साहब, बजाय फरमाया आपने अपने भारत का जिक्र किया है कि पुश्त पनाही है, ये जो एक सपोर्ट है दहशतगर्दों के हवाले से, आप क्या समझते हैं फैटफ या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने भारत ही की वजह से फैटफ के कई एक मसाइल भुगते हैं, उनका सामना किया है और अपने आप को क्लियर किया और हम थे भी क्लियर। क्या कहिएगा कि अब तो किसी हद तक अब नजरों में भारत आ भी चुका है, जिस तरह से दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो आप नहीं समझते हैं कि हमें इस हवाले से केस को ज्यादा मजबूत तरह से जो है वो लड़ना होगा और भारत का असल चेहरा लाना होगा दुनिया के सामने? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं बात आपको बताता चलूं कि पिछले चंद सालों में जहां जहां भारत ने पाकिस्तान को खराब करने की कोशिश की है, वो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग उस सारे मसाइल से बड़े एहसन तरीके से बाहर निकले हैं। और साथ साथ हमने देखा कि सार्क एक बड़ा अच्छा रीजनल प्लेटफॉर्म था, जो कि भारत की हडर्मी की वजह से वो बिल्कुल बेकार हो गया और वो ख़त्म हो गया तकरीबन, आप समझे। और लेकिन अभी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भारत हिस्सा है, जिसके अंदर चाइना भी है, रशिया भी है, सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं। तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि भारतीयों को अंडर प्रेशर करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें जाना चाहिए। जहां तक भारत का और टेररिज्म का आपस में ताल्लुक है, तो भारत का टेररिज्म का ताल्लुक जो है अब तो दुनिया के आगे एक्सपोज हो चुका है। किस तरह हमने देखा कि भारतीय गवर्नमेंट ने कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा को कत्ल करवाया, किस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस किस्म की कोशिश की, किस तरह उन्होंने अमेरिका के अंदर सिख रहनुमाओं को मारने की कोशिश की, जो कि एक्सपोज हो गई। और अमेरिकन गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात प्रूव हो गई कि भारतीय गवर्नमेंट उसके पीछे थी। तो किस तरह उन्होंने यूके के अंदर जो सिख रहनुमाओं को, ये जो लास्ट ईयर सिखों ने अपना एक खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराया, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब मुल्कों के अंदर भारतीय गवर्नमेंट ने अपने एजेंट छोड़े और उन्होंने कोशिश की सिख रहनुमाओं को दूसरों की सरजमीन पे मारने की। और मैं ये समझता हूँ, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज ने इस बात का न सिर्फ बड़ा नोटिस लिया, बल्कि इस सारी चीज को एक्सपोज कर दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इससे ज्यादा दुनिया को और क्या सबूत चाहिए? पहले तो सिर्फ पाकिस्तान बात करता था कि भारत रियासती दहशतगर्दी कराता है, तो अब तो अमेरिका भी वही बात करता है, अब तो कनाडा भी वही बात करता है और ऑस्ट्रेलिया भी वही बात करता है। खालिद साहब, क्योंकि दिफाई मामलात को बखूबी जानते हैं आप, तो क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज तो अपनी जगह, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या हमें अपनाना होगी कि इस तरह के मजीद वाकयात पेश ना आए? जी, सबसे पहले तो हमें बिल्कुल मैं इसमें पाकिस्तान आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर और उनकी जो टीम है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स और इनके प्लानर्स के ऊपर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखी हुई है। हमें इस पॉलिसी को आगे लेके चलना होगा कि हमें दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स को, उनके साथ जो लोग उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे हमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखने की जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने की जरूरत है। हमें अफगानिस्तान के साथ बैठने की जरूरत है और दीगर हमसाया ममालिक को एंगेज करने की जरूरत है। और हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन सारी सरगर्मियों को जो है एक्सपोज करने की जरूरत है। और एज अ पाकिस्तानी मैं सब अपने भाइयों को, बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ये सिर्फ पुलिस या फौज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम नहीं है। हम सब का काम है कि हम अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्लों में लोगों के ऊपर, कोई जो नया लोग आए हैं, कोई मुश्तबा लोग हों, उनके ऊपर नज़र रखें। और हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई मुश्तबा चीज़ या कोई मुश्तबा एक्टिविटी नज़र आ रही है, तो हमें फ़ौरन फ़ोन करके या दूसरे ज़राए से हमें
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बताना चाहिए। हमें वो जो हमारे अंदर एक शाइनेस होती है ना, यार अगर मैं बताऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है हम सबका है, ये हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ बड़ा होना है, हमारी आने वाली नस्लों ने यहाँ पे रहना है। इस मुल्क की सिक्योरिटी, इस मुल्क की खुशहाली में हर बंदे का हाथ होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले किसी ज़माने में जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एनसीसी की ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो अब मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो है स्टूडेंट्स को ये थोड़े इनके लेक्चर्स होने चाहिए, जिसमें ये बताना चाहिए कि जी अपने इर्द गिर्द नज़र कैसे रखनी है, मशकूक मतलब अगर कोई मशकूक है तो क्या वो इंडिकेटर्स हैं कि जिससे आप मशकूक लोगों के निशानदेही कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कराची में वो जो चीनी असातिज़ा के ऊपर जो हमला हुआ, वो जो एक खातून थी वो तकरीबन 10-15 दिन जाके उधर कराची यूनिवर्सिटी के गेट पे रोज सुबह खड़ी हो जाती थी और गाड़ी की हरकत और सकनात को वो देखती रहती थी। और जो कि ये बाद में ये सारी बातें मीडिया के ऊपर आई जब इन्वेस्टिगेशन की कराची पुलिस ने, तो अगर वहाँ पे हमने अपने स्टूडेंट्स को ये लेक्चर दिए होते कि भाई अगर आपको इस तरह कोई सड़क पे खड़ा हुआ कोई मशकूक औरत या मर्द या कोई इस तरह का लोग नजर आया तो इसको फलानी जगह पे रिपोर्ट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें यूनिवर्सिटीज की सतह के ऊपर कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी से निमटना जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हाथ हम तभी मजबूत कर सकते हैं कि हर पाकिस्तानी जो है वो अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गांव में देखे जो भी किसी की मशकूक हरकत या मशकूक चीज नजर आए उसको रिपोर्ट किया जाए। खालिद साहब, आखिर में थोड़ा समझान लें, जैसे आपने फरमाया भी एक अहम काउंसिल बड़ी कार फरमा है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। आपने आर्मी चीफ का जिक्र भी किया और इस वाले से उनसे भी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ते हैं। सियासी क़यादत के साथ मिलकर जिस तरह सरमाए को पाकिस्तान में ला रहे हैं, सरमायाकारी को बढ़ा रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर इस काउंसिल के तहत जो सरगर्मियां जारी हैं उनसे बौखलाहट का शिकार हैं और पहले से जारी मंसूबों को टारगेट कर रहे हैं कि मजीद सरमाया ना आए, मजीद यहाँ पे मुआशी सरगर्मियां ना बढ़ें? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं कि जब से जनरल नासिर मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने हैं तो हमने ये देखा है कि उन्होंने बड़ी हुकूमत के साथ मिल के उन्होंने बड़ी हेक्टिक किस्म की एफर्ट्स की हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वो खुद दोनों कई मुल्कों में जाते रहे और जाके उन लोगों को कन्विंस करते रहे। इसी तरह हमने देखा कि मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी के लिए फौज ने एग्रीकल्चर के अंदर भी हुकूमत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और SIFC के प्लेटफॉर्म पे हमने पिछले चंद महीनों में देखा है कि UAE के साथ बहुत बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कतर के साथ बहुत बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं और दीगर अरब ममालिक के साथ बड़े एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना भी शुरू हो गई है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस किस्म के वाकयात से हमारे दुश्मन ममालिक ख़ास तौर पे जो भारतीय हैं वो बहुत ज़्यादा बुखलाए हुए हैं। अगर आप सोशल मीडिया को मॉनिटर करें तो आप देखेंगे कि सुबह शाम सोशल मीडिया पे जो हमारे दुश्मन ममालिक के स्पॉन्सर्ड लोग बैठे हुए हैं वो सुबह शाम ट्रोलिंग कर रहे हैं, सुबह शाम वो फौज के अंदर एक डेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फौज और लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा। हमें एज अ नेशन आगे की तरफ देखना है, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर की तरफ देखना है, क्योंकि हमने तो ना ये मुल्क छोड़ के कहीं जाना है और ना ही हमने हमारे पास कोई और ऑप्शन है। हमने इस मुल्क में रहना है और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी फ़ौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ और सबसे ज़रूरी है कि अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है। और हम ये सब काम तभी कर सकते हैं कि पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ करे तो हमें भी हुकूमत को और फौज को सपोर्ट करना चाहिए। और ये सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि आप कोई आवाज़ बुलंद करके करें। जिस तरह मैंने कहा कि सपोर्ट करने के बड़े तरीके होते हैं।
آپ کوئی اچھی چیز کوئی مطلب جب مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جب دشمن، تو آپ اس میں ایک اچھی چیز کو ہی کر دیں، کوئی آپ ایک اچھا مضمون لکھ دیں، کوئی آپ بات کر دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. آنے والے دن ہمارے لیے بڑے اچھے ترقی کے دن ہیں، خوشحالی کے دن ہیں. یہ جو ٹیررزم کی ویو دوبارہ آئی ہے یہ ہمارے لیے نئی نہیں ہے. ہم 2001 سے پچھلے 20-22 سال سے ہم ٹیررزم کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ جو پریزنٹ ٹیررزم کی ویو ہے اس سے بھی ہم سرخرو ہو کے باہر نکلیں گے. لیکن اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمیں ایز اے قوم متحد ہو کے آگے چلنا ہے، اور ہمیں جو لوگ ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے درمیان دراریں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایک پیغام دینا ہے کہ ساری پاکستانی قوم جو ہے وہ کٹھی ہے. اور ہمیں ان کو یہ بھی پیغام دینا ہے چین کے بارے میں کہ چین ہمارا وہ دوست ہے اور وہ بھائی ہے جس کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کی وجہ سے اس میں کوئی ڈینٹ نہیں پڑ سکتی. خالد تیمور اکرم صاحب، بہت شکریہ سہام گفتگو کے لیے، اور اس موضوع پہ آپ نے بڑا اہم ایک تجزیہ ہمارے سننے والوں تک پہنچا. بے شکریہ. تھینک یو. خالد تیمور اکرم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، عالمی امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور بات لبے لباب آج کی گفتگو کا کہ ہم سب نے مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اور اپنی صحیح اپنی استعداد کے مطابق ہم نے اپنے ملک کے سیکورٹی فورسز اداروں کو بھی یقیناً اسٹرینتھن کرنا ہے، ان کی مضبوطی میں اور ان کے استحکام میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. یقیناً اس طرح کے مسائل زندہ اقوام کو درپیش ہوتے ہیں، انہوں نے ان کا ماضی میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، ہم نے جانی اور مالی نقصان برداشت کیا ہے، لیکن دوست ممالک اور خاص طور پہ وہ دوست ملک کے جو سدا بہر ہمیشہ ہمارا دوست رہا ہے، ہمیشہ دوست رہے گا، 4 موسموں کا ہر رت کا دوست ہے، تو اب دوستی پہ حرف نہ آئے، ہمیں مل کے بہتر انداز میں ایک دو ٹوک موقف کے ساتھ اس دہشت گردی کو، دہشت گردوں کا صفایا کرنا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. آج کے پروگرام بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ہم قدم سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.